मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा बर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आप लोगों की पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 11.2 हल करना है। देखा जाए क्या है एक्सरसाइज 11.2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को L से दर्शाया जाता है। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को L का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। बहुत बढ़िया। समबाहु त्रिभुज ये हमारा समबाहु त्रिभुज हुआ और यह A, B और C है। यह L है, यह L है और यह L है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो त्रिभुज ABC है, इसकी एक भुजा कितनी है? L है, L है, L है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणते एक भुजा की लंबाई। 3 गुणते एक भुजा की लंबाई। तो यदि एक भुजा की लंबाई L होगी, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणते एक भुजा, कोई भुजा, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या है? भुजा की लंबाई क्या है? L है। तो क्या हो जाएगा? 3 गुणते L बराबर 3L। ठीक, यह क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का हल हो गया। फिर है एक समखटभुज की एक भुजा को L से, समखटभुज मतलब वह बहुभुज जिसमें 6 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं हैं। उसको 6 भुजाओं वाले बंद आकृति को क्या कहते हैं? खटभुज कहते हैं। खटभुज, षटभुज कहते हैं। एक भुजा को L से व्यक्त किया गया है, मतलब समखटभुज है जिसकी 6 भुजाएं बराबर हैं। तो यदि उसकी एक भुजा को L से दर्शाया जाए तो क्या उसका परिमाप व्यक्त कीजिए। L में परिमाप व्यक्त कीजिए। ठीक, एक समखटभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई L है, क्या परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 खटभुज, षटभुज, इसको आप कुछ भी कहिए, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। यह मान लीजिए बनाने में समखटभुज नहीं है, लेकिन एक कल्पना कर लीजिए, यह A है, B है, C है, D है, E है और F है। और प्रत्येक भुजा कितनी है? L है, L है। तो समबाहु, किसी भी समबाहु आकृति का परिमाप क्या होता है? भुजा गुणित भुजाओं की संख्या। तो समबाहु खटभुज का परिमाप बराबर 6। क्यों 6? इसलिए कि
षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं, और जब समखटभुज है तो उसकी 6 भुजाएं आपस में बराबर होंगी। 6 गुणते भुजा, कोई भी भुजा, ये क्या हो जाएगा, 6 गुणते L, या L हम लोग मानकर चल रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 6L हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 2 था, 6L। फिर है बहुत लंबा चौड़ा आप लोगों का ये नहीं है, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज बहुत छोटी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, घन एक त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय आकृति मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि वह आकृति जिसको एक नज़र से वह घनाभ, घन, जो जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, खटफलक जिसको कहते हैं, 6 फलकों वाला आकृति, चाहे वस्तु जो भी हो, जिसको एक बार देखने के बाद जिसकी तीन तल एक बार में हम लोग देख सकते हैं, वह त्रिविमीय कहा जाता है। आप देख लीजिएगा, आपके घर कुछ चौकोर बॉक्स होगा, आप लोग देखिएगा, कहीं से भी आप देखेंगे उसके 3 तल को ही देख पाएंगे, चौथा पटल आपको दिखाई नहीं देगा, कितना हूँ उलट पलट लीजिए। यह वह क्या कहते हैं, ये सांप और सीढ़ी में जो फेंका जाता है गोटी, जहाँ जिसके एक पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहता है, उसको भी आप देखिए, कैसा किसी भी प्रकार से देखेंगे आप केवल 3 और 3 ही देख पाएंगे, इसलिए उसको त्रिविमीय कहा जाता है। जैसा कि आकृति 11 में दिखाया गया है, ठीक है। इसके 6 फलक होते हैं, ये सभी सर्वसम वर्ग होते हैं। घनाभ उसको कहते हैं जिसकी 6 फलक क्या हों, आपस में बराबर हों, और क्या होते हैं, वह वर्ग होते हैं, टेढ़ा टेढ़ी नहीं होते हैं, वर्ग होते हैं। वर्ग का मतलब उसकी जो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और जो उसकी ऊंचाई जो होगी, सब बराबर होगा। उसमें 6 फलक होंगे और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। घन के एक किनारे की लंबाई L से दी गई है, ठीक है, चाहे दी जाती है। घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हम लोग घन बनाएं। यह मान लीजिए, और इसको और मिलाना पड़ेगा हम लोगों को, इसको ऐसे मिलाइए, ठीक, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया,
और एक यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ये, और इसको आप लोग ऐसे मिला दीजिए। कहने का मतलब ये घनाभ हो गया। अब देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये डस्टर घनाभ है, मानकर चलिए कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। तो अब इसमें और एक भुजा को, यह एल है तो यह एल है, यह भी एल है, यह भी एल है, यह भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, मतलब सब जो है ऐसे करके होगा। थोड़ा मान लीजिए मैं स्पष्ट बहुत नहीं खींच पा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, देखिए यह भी मानकर चलिए एल है, यह भी एल है, यह भी एल है, यह भी एल है, यह भी एल है, घनाभ है यह। अब देखा जाए कि उसमें कुल कितने किनारे होते हैं। एक किनारे की लंबाई कितनी है? एल है। एक किनारे की लंबाई कितनी है? एल है। जैसे मान लीजिए यह एक हुआ, यह एक घनाभ है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 नीचे हो गया तो 4 ऊपर भी होगा, 1 2 3 और ये 4, ये हो गया। फिर यही नहीं होगा, इसके ऊपर भी 4 है, 1 2 3 और 4, मतलब तो 4 4 8, ठीक। लेकिन अब देखिए हुआ क्या है, यह लंबाई और ये पीछे वाली लंबाई यह कॉमन हो गई है। क्या हो गई है? कॉमन हो गई है। यह और ये इसकी हम लोग गिनती नहीं किए हैं, नीचे भी इसकी और इसकी हम लोगों ने गिनती नहीं किया है। तो 4 4 8 और 9 10 11 और 12, मतलब घनाभ में कुल 12 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं, फलक नहीं किनारे होते हैं। यह किनारा है, यह किनारा है, यह किनारा है, यह किनारा है, ये किनारा है, ये सब किनारे हैं। तो यह 4 यहाँ 4 यहाँ, और फिर अब हम लोगों ने इसको, जैसे मान लीजिए यही है, इसकी कल्पना कर लीजिए, यह एक किनारा हुआ और दूसरा किनारा हम लोगों का ये हो गया है, ये वाला। तो इसका हम लोग 4 काउंट कर रहे हैं ना, 1 2 3 और 4। फिर अब जब हम लोग इसका काउंट करेंगे, इसका, तो इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? इसलिए कि इसका एक बार हम लोग काउंटिंग कर चुके हैं, गिनती कर चुके हैं, लेकिन इसकी और इसकी गिनती हम लोग नहीं किए हैं। तो मतलब हमको यह 4 और यह 4 मिल जाएगा, ठीक। अब यह ऊपर के लिए अब आ जाइए, इसकी काउंटिंग कर चुके हम लोग, इसकी काउंटिंग कर चुके, लेकिन ये और ये छूट गया है। तो ऐसे ही 2 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, मतलब कुल कितने किनारे हो जाएंगे घनाभ में? 12। घनाभ के किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी? की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। और एक किनारे की लंबाई कितनी है? L है। एक किनारे की लंबाई कितनी है? कितनी है? L है। तो 12 किनारों की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 12 किनारों की लंबाई
लंबाई 12 गुणित L बराबर 12L। ठीक, यह इसका आंसर होगा 12L। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वृत्त का एक व्यास वह रेखाखंड है, वृत्तखंड त्रिज्या, इसके विषय में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी कोई बात नहीं। वृत्त का एक व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होता है। ठीक है, व्यास जोड़ता है और उसके केंद्र से होकर जाता है। यह व्यास की विशेषता होती है। यदि यह हम लोगों का वृत्त है और यह इसका सेंटर है, मान लीजिए O, तो व्यास क्या होता है? व्यास जो है वृत्त के सेंटर से, केंद्र से होकर के परिधि पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, दो बिंदुओं को मिलाता है। यह मान लीजिए A और B है, A और B है, यह A इस यहाँ इस परिधि पर है तो यहाँ यह है, और ये सेंटर से होकर जाता है, वृत्त से होकर के जाता है। ठीक, और उसके केंद्र से होकर जाता है, दिखा भी दिया है। AB वृत्त का व्यास है, मैंने AB लिख दिया है, और C उसका केंद्र है। O ना होकर के इसको मैं C कर दे रहा हूँ। चलिए भाई, सेंटर। वृत्त के व्यास D को उसकी त्रिज्या R के पदों में व्यक्त कीजिए। यह वृत्त का व्यास, D है। वृत्त की त्रिज्या R है। अब इसको कह रहे हैं कि D को R के पदों में लिखिए। तो यह सेंटर है, यह मान लीजिए त्रिज्या हो गया, यह मान लीजिए CM कर दीजिए। तो यह बराबर यह। क्यों भाई? वृत्त की त्रिज्या एक ही होती है, चाहे कहीं से भी आप मिलाइए, वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। मतलब यह बराबर यह। अब हम लोग क्या लिखेंगे? वृत्त का व्यास क्या है? AB बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? AC प्लस CB। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB को क्या लिख सकते हैं? यह R है और यह R है। क्यों बेटा? वृत्त की त्रिज्या को R से लिखा जाता है। यह बराबर यह। यह सेंटर है, सेंटर से इस बिंदु को यहाँ मिला दिए हैं हम लोग, तो ये त्रिज्या हो गई। सेंटर से A को मिला दिए हैं तो यह त्रिज्या हो गई। मतलब AC चाहे CA कहिए, AC कहिए चाहे CA कहिए, AC प्लस, अब AB बराबर लिखना है तो हम लोग लिख रहे हैं AC धन CB, इससे AB हो जाएगा। अब AC बराबर कितना है? R है। फिर CB बराबर कितना है? R है। ये कितना हो गया? 2R। अतः वृत्त का व्यास D
या ए बी बराबर क्या है, डी है, डी बराबर 2r, 2r, ठीक ना। या मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तीन संख्याओं 14, 27 और 13 के योग पर विचार कीजिए। हम यह योग दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भाई? हम पहले 14 और 27 को जोड़कर 41 प्राप्त करेंगे और 41 में 13 जोड़ करके करेंगे। हम पहले 27 और 13 को जोड़ेंगे और फिर मतलब ये किया है। ऐसे ही अब उसी के आधार पर ये कुछ और अनुप्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। अब देखिए क्या है, 14, 27 और 13 ये कह रहे हैं 14, 27 व 13 को दो प्रकार से जोड़ें। दो प्रकार से जोड़ें तो क्या हो जाएगा? हम लोग पहले करेंगे 14 धन 27 एक जगह, धन 13 कर देंगे। ये बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 14, 27, 41 धन 13 बराबर क्या हो जाएगा? 54। ठीक। अब इसको दूसरे प्रकार से हम लोग जोड़ दें। ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा? 14 को अलग कीजिए, धन 27 धन 13। यहाँ 14 और 27 का हम लोग योग ज्ञात किए। यहाँ पर 14 को अलग करके 27 और 13 का योग ज्ञात करेंगे। बराबर ये क्या हो जाएगा? 14 धन 40 बराबर क्या हुआ? 54। ठीक। ये कर रहे हैं। कैसे ही तीन और संख्याओं को लेकर के आप ये कीजिए, तो इसका आप लोग प्रयोग कीजिएगा। बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों की 11.2 नंबर की प्रश्नावली ख़त्म हुई। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि यह कार्रवाई और आगे बढ़े। धन्यवाद।